उत्तराखंड में 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर दावेदार लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन एक दावेदार ऐसे भी हैं जिन्होंने लगातार अपने क्षेत्र में काम किया है। बीते 32 सालों की अगर हम बात करें तो वो जनता के बीच जाते रहे हैं, जनता के सुख दुख में, दर्द में, कोविड काल में उनके जनता के बीच वो गए हैं, काम किया है। हम बात कर रहे हैं आज कैंट विधानसभा क्षेत्र से, जहाँ पर हमारे साथ जोगिंदर सिंह पंडित जी मौजूद हैं। सर, कैंट विधानसभा क्षेत्र भाजपा का गढ़ रहा है, आपका गढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें आपकी राजनीति की, भाजपा में आपने 32 साल दिए हैं, कैसे शुरुआत हुई है और कांग्रेस में आप आगे क्यों नहीं गए, और बात हम कांग्रेस बीजेपी करेंगे तो आपने किस तरीके से ज्वाइनिंग की, किस तरीके से आप राजनीतिक करियर आपका यहाँ पर रहा है पिछले 32 सालों में क्षेत्र में? नमस्कार। मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित और सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने बचपन से ही संघ संगठन में काम करने का मेरे को सौभाग्य मिला है। और बाल अवस्था में ही जब हम 8-9 क्लास में थे, साधुराम स्कूल में फुटबॉल खेलते थे, तो वहाँ पर हमारे दयाचंद जैन जी और मंगत राम बंसल जी, वो बहुत ही वरिष्ठ थे हमारे, आज वो हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। उन्हीं के सानिध्य में हमने शुरुआत की और वहीं से धीरे धीरे बस जब हमने शाखा ज्वाइन की और हमें मालूम चला कि अगर जो वाकई में ही अपनी सनातन संस्कृति के लिए और अपने संस्कारों के लिए कोई संगठन अगर कोई काम कर रहा है तो वो संघ काम कर रहा है। और संघ के माध्यम से उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जब उनकी रीति नीति हमने समझी बालकाल में ही, तो मन में एक जो अपना सनातन संस्कृति का, अपने संस्कारों का, और जो वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, और पंडित दीनदयाल जी का जो एक सपना था अंत्योदय, जरूरतमंद और पिछड़े वंचित जितने भी और दलित दबे कुचले लोग, जिनको कि उनको आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी उनका एक जीवन स्तर में एक गिरावट थी और उनको वो मतलब इस स्वतंत्र भारत में वो अपनी बात नहीं कह सकते थे या उनको वो सारी समुचित सुविधा नहीं मिल पा रही थी। उसी को देखते हुए बस संघ संगठन में धीरे धीरे चलते रहे। और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसी थी कि हमारे यहाँ पर ये उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश में कांवली गांव एक बड़ी ग्राम सभा थी, तो बचपन से ही अपना प्रधानी भी अपने कुटुंब परिवार पे ही रही और जो भी राजनीतिक लोग आते थे तो वो यहाँ पे आते थे। तो तब से एक मन करता था कि जो व्यक्ति आया है तो उसका काम होना ही चाहिए। जो जो अच्छे काम है, जो जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं, उन तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं अपने शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से उनसे एक तालमेल बिठाकर जरूरतमंद और अभावग्रस्त लोगों को वो समुचित सुविधा मिले, बस इसी निमित्त काम किया था। और संघ संगठन की रीति नीति पे चलते हुए वो काम ऐसे एक मुकाम तक पहुंचा कि आज क्षेत्र में सभी लोग आप जैसे भाइयों के सहयोग से और अपने संघ संगठन के वरिष्ठ लोगों के माध्यम से, और जो हम इस सनातन संस्कृति को मैं तो मानता हूँ देवभूमि, वीरभूमि और तपोभूमि, उत्तराखंड पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपनी सनातन संस्कृति का दोहक है। यहाँ पर जन्म लेके और अपने क्षेत्रवासियों की और देशवासियों की सेवा करके बड़ा सौभाग्य मिलता है और परम आनंद की अनुभूति मिलती है। आप भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं, कार्यकारिणी सदस्य भी हैं आप राष्ट्रीय पार्टी में। अगर हम बात करें क्षेत्र में तो सबसे जो समस्याएं हैं, काफ़ी सारी समस्याएं हैं। अगर हम आपका प्रेमनगर क्षेत्र लें, वो भी कैंट विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ पर अतिक्रमण की जो समस्या है उससे आप कैसे निजात दिलाएंगे, क्या आपका रोड मैप रहेगा? देखिए, प्रेमनगर में जो अतिक्रमण की समस्या थी वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी। वो जो सड़क पे जो चौड़ीकरण होना था एक वही था, लेकिन अगर आप वैसे उसको देखेंगे तो अतिक्रमण तो लगभग पूरे भारतवर्ष में ही कहीं ना कहीं है, क्योंकि जब तक हम एक अच्छा टाउन प्लान नहीं बनाएंगे तब तक ये समस्या रहेगी। प्रेमनगर के जो हमारे उस समय विभाजन के समय जो हमारे अपने लोग आए, उन्होंने वहां पर रहने के लिए और अपने व्यवसाय के लिए वो स्थान तब से चयनित था, ठीक है ना। मैं तो बल्कि शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों से यही निवेदन करूंगा कि जो व्यक्ति इतने समय से वहां पर बैठे थे उनको अब रहने के लिए उचित मालिकाना हक मिले, जिसके घर टूटे उनको मुआवजा मिले, और जो जिनका व्यवसाय प्रभावित हुआ वहां पर उनको व्यवसाय के लिए जगह दी जाए। और अभी वो जो काम किया है उस काम में अगर जो आप हकीकत में देखें तो मेरी नज़र में वो आने वाले जो 25 या 50 वर्ष दूरगामी एक परियोजना के साथ जो काम होता है वो नहीं हुआ। वो रोड पूरी 100 फीट की चौड़ी होनी चाहिए थी,
अगर जो जिस प्रकार से मैंने एक प्लान बनाया था, मैंने बोला भी था उनको, रोड के इधर साइड में पूरी पार्किंग आनी चाहिए थी, उसके ऊपर दुकानें आनी चाहिए थी, उसके ऊपर रेजिडेंशियल जोन बनना था और ऊपर की छत आईएमए को देनी थी सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन आपने देखा होगा कि वो सड़क चौड़ी के नाम पे वो दुकानें आज भी वहां खड़ी हैं पट्टी सी, ना वो दुकान रही ना वो सड़क ही पूरी चौड़ी होगी। सड़क वो 100 फीट की हो जाती। और एक अच्छा प्लान अगर जो हम बनाते तो प्रेम नगर में सारे जितने हमारे वहां के जो बेरोजगार हुए, जिनका व्यवसाय बाधित हुआ दुकान टूटने से, ना तो उनकी दुकान बची, ना वहां कोई खड़ा हो सकता है दुकान के अंदर, ना उनके पास पार्किंग की व्यवस्था रही। पार्किंग सारी वहां पे आ जाती बेसमेंट पे, दुकान सबको मिलती वहीं पे, और वहीं पे सबको मकान मिलता, और ऊपर की छत से पूरी मॉनिटरिंग होती, जिससे कि हमारा आईएमए का एरिया भी सुरक्षित रहता। तो वहां के जो पुराने, जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारे केंद्र सरकार ने भी एक संविधान में संशोधन किया था, और एक हम कि जो विभाजन के समय बांग्लादेश और पाकिस्तान में हमारे लोग वहां रह गए थे, वो यहाँ आए तो हम उनको भी, उनका स्वागत है। लेकिन उस समय के जो आए हुए सन 47 के विभाजन के जो लोग आए हुए, अगर हम उनको इस तरीके से हटाएंगे और उनको सम्मान के साथ रहने का स्थान और व्यवसाय जो उनका था, जो प्रभावित हुआ, उसको नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं मन में एक टीस होती है। तो उनको वो उनका मालिकाना हक मिलना चाहिए, और उसके लिए हम सभी प्रयास करें। और हम सबको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से कहीं भी यातायात बाधित ना हो, हम ऐसा जीवन जिए कि हमारी ओर से कभी किसी को कोई परेशानी ना हो। मैं यातायात पे भी आता हूँ। यातायात की समस्या भी क्षेत्र में काफ़ी रहती है। अगर हम देखें कैंट विधानसभा क्षेत्र के जो अंदर आता है, स्वास्थ्य की भी समस्या काफ़ी है। इन दोनों चीज़ों पर क्या आपका आगे प्लान रहेंगे? देखिए, यातायात की समस्या, जब ये 2 फ्लाईओवर बन रहे थे तो हमने कहा कि या तो ये बने ना, और बने तो मानक के अनुरूप बने। आपने देखा होगा कि कहीं ऐसा नहीं सुना होगा, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को तो एक काम दिया गया, ये 22 करोड़ रुपए में 4 लेन फ्लाईओवर बन रहा था, और 44 करोड़ रुपए में 2 लेन बना। हमने इसका विरोध किया कि आप बने तो ठीक बने, ना तो नहीं बने। एक प्लान बना के हमने दिया कि बल्लीवाला चौक और बल्लूपुर चौक को चौड़ा करके लेफ्ट हैंड फ्री कर दिया जाए, तो ये फ्लाईओवर की आवश्यकता ही नहीं थी। आज हम जो यहाँ के मूल हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हमें तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिला। आप देखोगे तो उस पर पहले आपने कितने ब्रेकर बना दिए, कितने हमारे नौजवान जो गिर के वहाँ से जो आज बेचारे नहीं रहे, आप उनके परिजनों से पूछो, लगभग 11-12 बच्चे यहाँ पे इस फ्लाईओवर पे, जो हमारे उस समय की जो सरकार थी उसकी, और जो अधिकारी वर्ग था, उनको कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा भी कांपती होगी कि हमने कितना बड़ा पाप किया है, जब वो 11-12 बच्चे वहां पे अपना, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो ट्रैफिक प्लान की जो व्यवस्था थी, वो इन्होंने दूरगामी जो 50 वर्ष की योजना होनी चाहिए थी, उसके तहत काम नहीं किया। अभी भी लेफ्ट हैंड फ्री कर दें। जितने हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, वो सिर्फ इस और ध्यान दें कि जो लेफ्ट हैंड है उसको कोई बाधित ना हो। और अभी जो इन्होंने ये रेड लाइट लगाई है, 2 या 3 जगह ऑटोमेटिक रेड लाइट लगानी चाहिए, वहां उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा। हमारा कमला पैलेस का तिराया है, यहाँ पे जाम लगता है, बल्लूपुर में जाम लगता है। बल्लूपुर में आपने देखा होगा वो कूड़े का जो एक वो है बॉक्स, वो बिल्कुल मेन रोड पे रखा हुआ है, वो हटना चाहिए वहां से। हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, और हम ट्रैफिक सुचारू रूप से चले इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे जो काम होना है, उसमें कहीं ना कहीं हमें जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे शासनिक प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको निरंतर पब्लिक से संवाद करके वो काम करना चाहिए। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं सबसे पहली प्राथमिकता यही दूंगा कि हमारे यहाँ पर लेफ्ट हैंड फ्री किया जाए, और जो परिजन अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं उनकी और पुलिस ध्यान ना दे के, उनको ना रोक के, अगर जो हम लेफ्ट हैंड फ्री की तरफ ध्यान देंगे तो ट्रैफिक सुचारू रूप से चलेगा। और हमारे 2-3 जगह ऐसे हैं, जैसे प्रेम नगर, क्योंकि वहाँ कॉलेज और हॉस्टल के बहुत बच्चे हैं, एक समय वहाँ बहुत जाम रहता है। वो सड़क चौड़ी करने के नाम पे आपने देखा होगा, वो जैसा एक प्लान बनाया था वैसा नहीं हो पाया, लेकिन वहाँ फिर भी थोड़ी राहत है। लेकिन हमारा बल्लूपुर, हमारा बल्लीवाला, हमारा कांवली रोड, और हमारा ये कमला पैलेस तिराया मंडी के पास वाला, इसमें अभी ट्रैफिक सुधार की बहुत आवश्यकता है। और मैं अपने शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों को आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जो भी हमारा ट्रैफिक पुलिस वाला अपना सुबह से शाम काम करता है, वो अगर जो एक की जगह भी कुछ समय के लिए 2 आ जाएंगे और लेफ्ट हैंड फ्री करा देंगे, तो ट्रैफिक सुचारू रूप से चलेगा। और एक निवेदन मैं और करना चाहूँगा कि जितना हमारा अति घनत्व वाला क्षेत्र है,
घंटा घर के सराउंडिंग आप 15 किलोमीटर का या 12 किलोमीटर के रेडियस में ले लो, वहां अगर जो आप स्पीड लिमिट कर देंगे 40 से 60, तो जितनी दुर्घटना हो रही है आप देखते होंगे हर सप्ताह कम से कम 2 या 3 बच्चे दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। कुछ बच्चे घायल हो जाते हैं, कुछ असमय काल का ग्रास बनते हैं। ये दुर्घटनाएं सारी रुक जाएंगी। हम वहाँ पर जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो हमारा काम चल रहा है, उसमें हम जितने भी हमारे ट्रैफिक की जितने चौराहे हैं जहाँ अति घनत्व वाला क्षेत्र है, वहाँ कैमरे लगाएं और उसकी मॉनिटरिंग करें। ओवर स्पीड जो भी चल रहा हो उसका ध्यान रखें और अपने लेफ्ट हैंड फ्री का ध्यान रखें, तो ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ट्रैफिक तो बढ़ना ही है। देखो, आप देखो कि जहां 1 लाख की आबादी थी, आज वहाँ देहरादून जिले में आज वहाँ 15-16 लाख से भी ज़्यादा आदमी आ गए। एक घर में जहाँ एक गाड़ी नहीं हुआ करती थी, साइकिल या स्कूटर हुआ करता था, एक एक घर में 4-4 गाड़ी है। तो हमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने आप को भी देखना है कि जो जितनी हमें आवश्यकता है, हम अगर जो 1 किलोमीटर जा रहे तो पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, हर कोई गाड़ी लेके जाता है। तो हमें थोड़ा सा सारा काम शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा हम खुद भी अपने आप को थोड़ा सा बदलेंगे तो हम इस समस्या से काफ़ी राहत पा पाएंगे। सर, एक चीज़ और भी है कि अगर हम आपके क्षेत्र की बात करें, कैंट के क्षेत्र की, तो यहाँ पर प्रेमनगर के आसपास कई सारे स्कूल्स हैं, हॉस्टल्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर कि नशे का एक बड़ा एक सिंडिकेट भी रहता है। आपकी प्राथमिकता में क्या रहेगा, किस तरीके से आप इस चीज़ से समाज में जो ये विकृति फैल रही, जिस तरह बच्चे उस चीज़ के अंदर लिप्त होते जा रहे हैं नशे के ऊपर, इसके ऊपर कैसे काम किया जाएगा? देखिए, इसके लिए तो मैं सर्वप्रथम फिर बात वही आती है, हम सारा काम अपने शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से, और हम अभिभावक भी जो जितने भी हम परिजन हैं, आप और हम किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए। परिवार में क्या 1 या 2 बच्चे? लेकिन आज ये आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा। जो इस सनातन संस्कृति को, इस देश धर्म संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं, जो हजारों वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो ये सनातन संस्कृति दोबारा इस वैश्विक कोविड कार्यकाल में आपने देखा होगा दोबारा खड़ी, पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है। वहीं हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति और संस्कारों से भटकाकर एक पूरा गिरोह, षड्यंत्रकारी गिरोह जिसे मैं कहूँगा, जो इस देश धर्म संस्कृति को हमेशा नुकसान पहुँचाता है, वो हमारे बच्चों को टारगेट करके उनको, टीनेजर्स जो बच्चे हैं, जो हमारे 8th क्लास के स्कूल है या 12th के जो टीनेजर्स बच्चों को, उनको वहीं वो पहले शुरू में मुफ्त में जो हमने जितनी मॉनिटरिंग करी मुफ्त में देते हैं, फिर उनको पेडलर बनाते हैं और हमारे ही बच्चों को फंसाते हैं। तो मेरा यही निवेदन रहेगा अपने अभिभावकों से कि अपने बच्चों से संवाद जरूर कायम रखें, और शाम के समय बैठ के समय के साथ आप घर आएंगे जब परिजन, मैं कब किसी को रोक सकता हूं अपने बच्चों को या अपने समाज को, कब मैं सुधार सकता हूं? मैं एक शांति कुंज वाला बोलता हूं, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। जब मैं अपने बच्चों के साथ अच्छी स्थिति में बैठूंगा, नशे से मैं खुद दूर रहूंगा, बुरी संगति से खुद दूर रहूंगा, तो मेरे बच्चे भी वहां नहीं जाएंगे। मैं अपने बच्चों को संस्कार परक और रोजगार परक से शिक्षा, रोजगार परक और संस्कार परक शिक्षा से जोड़ूं। मैं उनको मंदिर में जाने के लिए अपने साथ लेके चलूं, और समय से मैं भोजन करूंगा तो मैं अपने बच्चों के साथ अच्छी पुस्तक पढ़ूंगा, अच्छी वार्तालाप करूंगा। वो समय से सोएंगे तो वो सुबह प्रातःकाल जल्दी उठेंगे तो वो मेरे साथ मैदान में जाएंगे, रनिंग करेंगे, किसी स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, जिससे कि बच्चे का मन भटकेगा नहीं। आज बच्चा क्या है, एकाकीपन में, जब हमने उनसे संवाद खत्म कर दिया, वो एकाकीपन में या तो सोशल मीडिया पे रहेगा या बुरी संगति की तरफ जाएगा, या फिर वो वहीं से उसको, जो वो हमारे समाज को तोड़ने वाले जो वो तत्व हैं और जो हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, ऐसे हजारों लोग हैं, लेकिन उन पे कार्रवाई होती है, लेकिन बहुत छोटे स्तर का जो व्यक्ति होता है उस पर कार्रवाई होती है। मैं शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों से यह विनम्र निवेदन करता हूं कि वो बच्चे आपके और हमारे, कुछ नहीं मालूम कि कब किसका बच्चा इस दलदल में धकेल जाए, तो हमें सबको सचेत रहना है। हमारी सावधानी सबसे बड़ी सुरक्षा है। हमें मोहल्ले में अपने 20-20, 25-25 घर बना के साप्ताहिक मिलन या मासिक मिलन रखना चाहिए, जिससे कि हमें मालूम रहे कि हमारे पड़ोस में या हमारा जो बच्चा जहाँ स्कूल में जा रहा है या जिस फील्ड में वो किसी स्पोर्ट्स के लिए जा रहा है, वहाँ कोई ऐसे अराजक तत्व तो नहीं है जो हमारा बच्चे को कहीं गलत रास्ते पे ले जाए। तो हमें अपने बच्चों से संवाद कायम रखना चाहिए। हमें साप्ताहिक या मासिक एक मिलन करना चाहिए कि जिससे कि हमारे सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं,
पूरे प्रदेश और पूरे देश में अगर जो हम ये काम करेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई हमारे बच्चों को या हमें भटका पाएगा। सर एक चीज़ और कि आपने कोविड काल में बहुत सारे लोगों की मदद की है। हम अभी भी देख रहे हैं, अभी भी आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। अगर हम क्षेत्र की बात करें, कैंट विधान क्षेत्र में, तो अलग अलग समुदाय यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग वर्ग के तबके के लोग रहते हैं। किस तरह से सामंजस्य आपकी तरफ से बैठाया जा रहा है और किस तरह से लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, कभी स्वार्थवश या लालचवश तो ये काम किया ही नहीं, क्योंकि हम वसुदेव कुटुंबकम वाले लोग हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, बचपन से अपनी संस्कृति संस्कार से जुड़े हुए हैं और मंदिर में सिर्फ यही बोलते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। वसुदेव कुटुंबकम वाले हम हैं, हमने पूरे विश्व को एक परिवार माना है। और जब इस वैश्विक महामारी कोविड में आपने देखा होगा, पूरा विश्व जब हिल चुका था, जहां मेडिकल फैसिलिटीज चाहे इटली में देख लो, चाहे अमेरिका में देख लो, चाहे इंग्लैंड में देख लो, जब वहां चरमरा गई, तो यहां अपनी सनातन संस्कृति ने ही हमारे देश को बचाया। जिसकी जितनी सामर्थ्य थी उसने अपने अपने अनुसार अपने आसपास के लोगों को सहयोग किया। उसमें कहीं कोई देखो ऊंच नीच, जात पात, क्षेत्रवाद, भाषावाद नहीं था। यही था कि मैं सुरक्षित रहूं, मेरा पड़ोस सुरक्षित रहे, मेरा क्षेत्र सुरक्षित रहे, मेरा प्रदेश सुरक्षित रहे, मेरा देश सुरक्षित रहे। और इस चीज को तो मैं देखो, करने वाला तो परमपिता परमेश्वर है। अगर हम किसी के अच्छे काम में माध्यम बने, ये क्या पता किसकी आशीष, किसकी दुआएं फल ली हैं, ठीक है ना। तो हमें नेक नीति ईमानदारी से ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करके जितना अपने से बन पड़े, जो हमारी सनातन संस्कृति में भी था। मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि जो सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वो वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला, वो किसी को दुखी या परेशान देख ही नहीं सकता। उसके अंदर तो सबको आत्मसात करके, सबके सुख की कामना करके, अपना भी कुछ देने का मन करता है कि नहीं, मेरा पड़ोसी, मेरा जो आसपास या मेरे पास किसी काम के लिए है, इसको मैं कैसे संतुष्ट करूं, इसका काम कैसे हो। तो इसी निमित्त हम और हमारी एक बहुत बड़ी टीम लगी थी। उसमें कोई कि किसी ने कम काम किया, किसी ने ज्यादा किया, मैं इस चीज को नहीं मानता। जिसकी जितनी सामर्थ्य थी, उसने पूरे देश ने एकजुट होकर एक दूसरे का सहयोग किया, और तभी हमारा देश आज इस वैश्विक महामारी से पार पा पाया। और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो माननीय नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये कहां से आई भावना? वसुदेव कुटुंबकम से। ये कब फलीभूत होगा? ये अश्वमेध यज्ञ, जब इसमें हम सबका होगा सामूहिक प्रयास। तो उस सामूहिक प्रयास में ही हमने भी जितना थोड़ा बहुत अपने से उसके आशीर्वाद से बन पड़ा, हमने भी सहयोग किया। लेकिन वो सहयोग ऐसे नहीं था कि वो क्षेत्र को देख के था। पूरे देहरादून में जहां भी आवश्यकता थी, जहां अपनी टीम जा सकती थी, वहां हम गए। और उसमें हमारे जितने भी आप जैसे भाई थे और जो सहयोगी थे, मैं उनका भी सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये काम कोई भी अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, पूरा एक टीम वर्क होता है। आखिरी सवाल ले लेते हैं कि कैंट विधानसभा क्षेत्र से आप प्रबल दावेदार हैं और आगे फिर आप जीतते हैं, तो क्या यहाँ पर आपकी प्राथमिकता रहेंगी क्षेत्र के लिए? किस तरीके से आप विकास कार्यों को करेंगे? देखिए, अगर जो परमपिता परमेश्वर के गुरु महाराज के आशीर्वाद से और संघ संगठन के शीर्ष नेतृत्व से ये आशीर्वाद मिला, क्षेत्र की जनता का तो मन है, क्योंकि अचानक ही हमारे बीच से हमारे बहुत ही परम सम्मानित और अपने आप में एक इतिहास बनाने वाले माननीय हरबंस कपूर जी चले गए। तो मैं यही आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा अपने क्षेत्र के और अपने इस शहर के लोगों से, कि करने वाला तो परमपिता परमेश्वर है, लेकिन अगर जो भगवान ने मौका दिया तो सबसे पहले सुरक्षा, शिक्षा और चिकित्सा, इन 3 चीज पे अपना फोकस होना चाहिए। क्योंकि बिजली, पानी, सड़क, इसके लिए तो एक मद आता ही है, आर्थिक रूप से एक जो फंड आता है वो तो आता ही, वो तो लगना ही है, वो तो काम होना ही होना है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं कैसे हम शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से आम जन तक, जरूरतमंद तक, वही जो मैं बोलता हूं अंत्योदय का हमारा लक्ष्य है। जब तक पंक्ति में खड़े पिछड़े अंतिम जरूरतमंद और अभावग्रस्त और जरूरतमंद व्यक्ति तक हम वो योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाएंगे, जब तक उनको स्वरोजगार से जोड़ के सक्षम और आत्मनिर्भर नहीं बना देंगे, तब तक हम निरंतर काम करते रहेंगे। टिकट मिलना न मिलना ये अलग विषय हो गया, विधायक बनना या ना बनना ये अलग विषय हो गया। भारतीय जनता पार्टी की जो एक सोच है
वो लाल बत्ती के लिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए इस राष्ट्र का नव निर्माण कैसे हो, ये माँ भारती परम वैभव की ओर कैसे जाए, कैसे हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत के इस अश्वमेध यज्ञ को पूरा करें, कैसे भारत को विश्व गुरु के पायदान पर लाएं, कैसे हम ऊंच नीच, जात पात, क्षेत्रवाद, भाषावाद जो कि हमारे संस्कृति और संस्कारों में था ही नहीं, लेकिन जब विदेशी आए या सत्ता के लालचों ने हमारे को आपस में तोड़ मरोड़ के विकृत एक जो बीज बोया, उस बीज को अगर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी और यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष से निकाल के फेंक चुकी है, आज एक वट वृक्ष ऐसा विकास के नाम पे और सबको साथ लेके जो वसुधैव कुटुंबकम हम बोलते हैं और अनेकता में एकता, विविधतापूर्ण जो भारत है, इसको आज पूरा विश्व इसकी ओर देख रहा है। और आपने देखा होगा इस वैश्विक महामारी में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वही जो काम यहाँ पर लोग कर रहे थे, उन्होंने वो वैक्सीन अपने अड़ोस पड़ोस के जो गरीब देश थे वहाँ तक पहुँचाकर इसी को चरितार्थ किया। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो 24 घंटे में से कोई 18 घंटे काम कर रहा है, कोई 12 घंटे काम कर रहा है, कोई 24 घंटे में से 16 घंटे काम कर रहा है, 365 दिन काम करता है। वो इसीलिए काम करता है कि ये माँ भारती परम वैभव की ओर कैसे पहुँचे और प्रत्येक व्यक्ति कैसे साधन संपन्न बनकर, कैसे स्वरोजगार से जुड़ते हुए कैसे सक्षम बने, इसी को आत्मसात करते हुए हम निरंतर काम करते रहते हैं। और काम करने वाला तो भगवान है, हम माध्यम बन रहे तो यह हमारा सौभाग्य है कि हम किसी के अच्छे काम में माध्यम बन रहे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कैंट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से प्रबल दावेदार जोगेंद्र पंडित जी। साफ तौर पर कहना है कि जो इन्होंने काम किए हैं, चाहे वो कोविड काल में हो और आगे की इनकी क्या प्लानिंग्स हैं, चाहे वो अतिक्रमण को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, चिकित्सा को लेकर हो या सुरक्षा को लेकर हो, वो उन्होंने अपनी सारी चीज़ें गिनाई हैं कि क्या उनकी प्राथमिकता आगे रहने वाली हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि काम करने वाला भगवान है, काम कराने वाला ऊपर वाला है और अगर भाजपा पार्टी उनको टिकट देती है तो यही सभी चीज़ों को लेकर वो जन जन तक पहुँचेंगे, वो जनता की आवाज़ बनेंगे। देहरादून से देवभूमि न्यूज़ के लिए अमित रतूड़ी की रिपोर्ट।